हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की मंगल कामना आप सभी को दोस्तों। तो जल्दी सभी लोग जुड़ें और उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। एक बार मुझे बताइए कि हम प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, क्या देखा था? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभ सायंकाल, शुभ संध्या आप सभी को। जल्दी से सभी साथी जुड़ेंगे, संख्या तो बहुत देख पा रहा हूँ भाई। सभी लोग आ गए हैं क्या? राम 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 राम। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। बेहतरीन स्टार्ट होगा, जबरदस्त स्टार्ट होगा। तो एक बार मुझे बताइए जरा, आई थिंक आज हमें पढ़ना है एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक जिसका नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या मैं सही हूं? फंडामेंटल राइट खत्म हो गया ना आपका? यस, अच्छा। आर्टिकल 22 25, कुछ लोग 22 25, अच्छा 25 से 28 रह गया। हरे कृष्ण जी, अभी फंडामेंटल राइट रह गया है। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है, रिज्वाइन कीजिए। आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ है कनेक्शन में इशू। 25 आर्टिकल शुरू करना है, 24 तक हुआ है। ओ ये बात है, 25 से शुरू करना है। चलिए तो 25 से हो जाएगा शुरू, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम तेज कर दें तो वॉल्यूम को कैसे तेज किया जाए, मतलब आप लोग बताइए। वॉल्यूम एकदम सही है? एक बार आप एक काम करिए, ऑडियो एकदम सही है, रिज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही ना तो रिज्वाइन कीजिए जल्दी से, ठीक है ना? रिज्वाइन करेंगे। सही है सब कुछ? चलिए कितना चैप्टर हो गया है आपको नहीं पता? कितना चैप्टर हुआ है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 25 यानी जो पांचवा प्रकार है, पांचवा क्या है? 25 नहीं हुआ अभी। चलिए कोई नहीं, हिंट डालिए आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हेडिंग डालिए सभी लोग जल्दी से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक आपने प्रकार पढ़ा था, चौथा प्रकार। चौथा प्रकार फंडामेंटल राइट का क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आप लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, आर्टिकल 25 टू 28, इसके बारे में बातचीत करते हैं, है ना? क्या जी, आगे बढ़ा जाए? एक शायरी है, पढ़ लीजिए। अच्छा, क्या पढ़ाना है भाई? जय सिंह कह रहे हैं, आई परचेज्ड ऑल 3 बुक्स सर फ्रॉम योर कूपन कोड एंड दे आर लिटरली वेरी गुड बुक्स। तो वो जो मुझे पता है ना, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग बुक्स जो आपके लिए बनाया गया है तो आप लोग उसको देखें, जरूर देखें, है ना? बुक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो जितने लोगों ने वॉइस चिरचिर कर रहा है, अभी मैं बता दूंगा श्रुति, या जितने लोगों को बुक चाहिए ना तो अभी बता दूंगा कैसे परचेज करना है। खैर पहले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल 25 को। तो हिंड डालिए अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 25 बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। ये पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसेंस, प्रोफेशन,
प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। यानी अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से इसको। अंतःकरण तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, नोट करेंगे सभी लोग। आर्टिकल 25 कहता है आपका जो भी धर्म है, आप लोग, हालांकि मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा दिया है, मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ा। अच्छा, ऑडियो में प्रॉब्लम है। अच्छा रुकिए, इसको सही करवा देते हैं। ऑडियो में प्रॉब्लम है तो सही करवा देते हैं। अंतःकरण मतलब अपने धर्म को आप मानिए, जो धर्म आप मानना चाहते हैं मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, आचरण कर सकते हैं। आचरण का मतलब है कि भाई जैसे हिंदू धर्म में है पूजा पाठ करिए आप, है ना, या कि अगर आप मुस्लिम हैं आप नमाज अदा करिए। सदाब इसमें आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, जरा देखो आवाज बता रहे हैं कि थोड़ा सा खरखराहट जो है कि आवाज में, उसको सही करिए। माइक क्यों है? ऐसा लगाना है, ये माइक ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे ही तो लगाया था मैं। चलिए, इधर अच्छा, ठीक। उसमें ना टच, हेलो। फिर टच होगा। अभी सही है। अच्छा, इसको मैं पीछे कर देता हूँ। ठीक, पीछे कर देता हूँ। अब सही है। क्या क्या करवाएंगे आप लोग भाई? अब ठीक है। टच कर रहा था ना। अच्छा, कोई धन्यवाद। चलिए, अभी भी खराब है। अब खराब है कि अच्छी है उसको देख लीजिए। ठीक है, सही है, ओके। तो अंतःकरण धर्म को आराम से मानिए आप, जो भी आपका धर्म, आपका मन करे, जो भी धर्म मानने का करिए, मानिए, प्रचार प्रसार करिए, आचरण व्यवहार करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया। आर्टिकल 26 हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर यानी धार्मिक कार्यों के, रिलीजियस अफेयर मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, है ना। अब तो और बढ़ गया है यार, आप लोग जो है ना पढ़ाने नहीं देंगे लग रहा है आज। सही है, हेलो, सही है आवाज? नहीं सही है? अच्छा, नहीं, इस माइक में कुछ प्रॉब्लम है, इसको चेंज करिए, इसमें डिस्टर्बेंस है। सर आवाज सही, बट कोई आवाज आ रहा है, खरखराहट की आवाज आ रही है। एसी की एक बार जरा चेक करिए इसको, ऐप में चला क्लास। एक्चुअली एसी चल रही है तो हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत खरखराहट जा रही हो, मैनेज करा करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। हर चीज में जो है आप लोगों का शिकायतें रहता है, पढ़ना नहीं है, शिकायत ज्यादा है इनका। पढ़िए चुपचाप, चलिए। अच्छा, इसी तरह लेके पढ़ाएं, चलिए कोई बात नहीं, लेके पढ़ाते हैं इसको। चलिए, हो गया। तो आर्टिकल 26 टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि आपको मंदिर बनवाना है, बनवाइए, अच्छी बात है। आपको जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ क्या होता है, भागवत कथा होती है, प्रबंधन होता है, 10-20 गांव के लोग आते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ये किसके अंतर्गत मिलती है हमें आजादी, स्वतंत्रता? तो ये अधिकार हमें मिलता है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। तो इसको लिख लेंगे, आर्टिकल 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता,
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में अब वो लोग कैसे उसका डील करते हैं कोई दिक्कत नहीं, उनका अपना निजी मामला है है ना। और जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वैष्णो देवी सब अलग अलग ट्रस्ट होता है, तो वो सब उस अनुसार से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कष्ट सह लूंगा, आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है ना। मैनेज कर लेते हैं कुछ, इसको बदला दो यार। हैं? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा माइक सही करने आए हैं तो इसको आप लोग थोड़ा 1 मिनट शांत रहेंगे ना। चलिए 1 मिनट दीजिए, सही हो जाएगा। चलो सही लगता तो ठीक है। कितने बजे फ्री होना है? अच्छा ठीक हो गया, डन, बढ़िया है आवाज। चलिए अब सही है मुझे लग रहा है, तो अब सही है। अभी भी खड़खड़ाहट जा रहा है कान में। बताइए एक बार भाई, जल्दी से कमेंट करिए। सही है, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करता है। और अगर इसके आगे चलें, आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम है आपको, आजादी है, कोई टैक्स मत दीजिए। अगर किसी धर्म से संबंधित कोई प्रमोशन हो रहा है, किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स लगा रहा है, तो आप उस टैक्स को मत दीजिए। अब होता क्या है, अब दुर्गा पूजा आया, दुर्गा पूजा आ गया तो लोग पर्ची लेके घूम रहे हैं, तो फीस शुल्क जो है दुर्गा पूजा शुल्क कितना काट दें? 500 काट दें। तो आप कहें नहीं 500 मत के 100 रुपए काटिए, हमारे पास इतना नहीं है पैसा। समझ रहे? ये आपकी आजादी है, आपका मन है देने का दीजिए। मन टैक्स नहीं, गवर्नमेंट कोई भी धर्म से संबंधित टैक्स नहीं लगाएगी। हाँ फीस लगा सकती है। फीस मतलब कि जैसे मान लीजिए कुंभ मेला होता है कुंभ मेला 4 स्थानों पर भारत में, तो कुंभ मेला हो रहा है अब, या कोई ऐसे बड़ा मेला है, तो उसकी एंट्री फीस वगैरह कर सकती है गवर्नमेंट, शुल्क फीस लगा सकती है, टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, यानी कुछ विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए। देखिए अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म, कोई विशेष धर्म, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट मत दीजिए कर, और क्या, ठीक है, मत दीजिए कर, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अधिकार है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता आपसे कि नहीं भैया हमको 500 रुपये चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए लिख लिया, जल्दी थोड़ा लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे थोड़ा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि आप कोई भी कुछ शिक्षा संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा या कोई वैसी उपासना वगैरह होती है, तो उसमें आप उपस्थित हो या ना हो, ये आपका अधिकार है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक शिक्षा अथवा उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, उपस्थित होने से, तो 2 पॉइंट नहीं 4.0 है ये, मुसव्विर आलम साहब 4.0 बैच है। लिखिए अनुच्छेद 28, लिखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28, तो आर्टिकल 28 कहता है भैया कि क्या कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस, धार्मिक उपासना या ठीक, धार्मिक उपासना या इंस्ट्रक्शंस मतलब शिक्षा में
धार्मिक उपासना शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, आपका मन है आप उपस्थित होइए, उपस्थित होने से स्वतंत्रता है आपकी। आपका मन है तो आप उपस्थित होइए, आपका मन नहीं उपस्थित होने तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना। 27 एक बार रीड कीजिए, किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट, सही तो है। हसीन रास्ते जी, बिहार महापैक का आज है लास्ट डेट छूट में, कल से और बहुत महंगा हो जाएगा, कल से कह रहे हैं और छूट चाहिए। चलिए हो गया, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये आपका हो गया 25 से 28 है ना, 25 से 28 हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए 29 और 30, ये अलग प्रकार की स्वतंत्रता है, यानी कि पांचवें प्रकार की स्वतंत्रता। मैंने आपको क्या बताया था, पांचवें प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार की बात करते हैं, संस्कृति संबंधी अधिकार, संबंधी अधिकार है ना। और इसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 2 आते हैं, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये आता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे शिक्षा संस्थान में शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही ना, नहीं। देखिए इसमें कई प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है, समझिएगा आर्टिकल 28 समझिए। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, अब जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है, जीआईसी होता है ना, जीडीसी गवर्नमेंट, तो उसमें धार्मिक कोई ऐसा नहीं हो सकता कार्य, हो ही नहीं सकता। पूर्णतः वित्त पोषित अगर कोई सरकार द्वारा वित्त पोषित है स्कूल या शिक्षण संस्थान, उसमें कुछ नहीं होगा, पूजा अर्चना, ठीक है। अगर मान लीजिए अंशतः वित्त पोषित है, मान्यता प्राप्त है कोई विद्यालय, तो उसमें हो सकता है, लेकिन आपकी मर्जी के बिना नहीं, आपके अभिभावकों की मर्जी के बिना नहीं। आपका मन नहीं है प्रार्थना में जाने के, मत जाइए। लेकिन कुछ ट्रस्टी विद्यालय होते हैं, जैसे विद्या भारती संबद्ध होता है, सरस्वती विद्या मंदिर या मदरसा होता है, तो आप इनमें जो है, इनमें जो है धार्मिक संबंधी प्रार्थना वगैरह हो सकती है, ये लोग कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखिए आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यही लिख देता हूं, अल्पसंख्यक लिखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब देखिए माइनॉरिटी शब्द आया है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों के, छुट्टी पर हैं वो लोग इसलिए आशीष क्लास नहीं चले। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक है। अब इसी आर्टिकल 29 में दोस्तों, आर्टिकल 29 में ही यहां पर लिख देता हूं, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है, माइनॉरिटीज को। अल्पसंख्यक किसी भी ग्रुप को आप कैसे कहेंगे कि ये अल्पसंख्यक वर्ग है, किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक कैसे मानेंगे, दो आधार पर। इसके लिए दो आधारों की बातचीत की गई है, दो ग्राउंड्स पर आप अल्पसंख्यक डिसाइड किया जाता है। कैसे, एक तो भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक होता है भाषाई आधार पर, दूसरा धार्मिक आधार पर, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। दो प्रकार से माइनॉरिटीज होते हैं हमारे देश में, एक भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं और धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं। और एक चीज जान लीजिए, अल्पसंख्यकों का निर्धारण केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। केंद्र सरकार भी करती है निर्धारण का और राज्य सरकार भी करती है, और राज्य सरकार भी करती है। नोट कर लीजिए, अल्पसंख्यक की बात किया जाए, माइनॉरिटीज की बात किया जाए, तो दोनों आधार पर, यानी इसके दो आधार हैं, दो ग्राउंड्स पर हो सकता है, एक तो लिंग्विस्टिक और दूसरा रिलीजियस। एक तो भाषा के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। जैसे मैं भाषा का आधार का मतलब है, तमिलनाडु है, अब तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तेलुगु या मलयालम बोलने वालों की संख्या कम है,
तो जो तेलुगु या मलयालम या कन्नड़ बोलने वाले हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा वाले ज्यादा हैं, वहां पे मलयालम या कन्नड़ या तमिल या कोई अन्य भाषा बोलने वाले की संख्या कम है, तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। समझ में आया? मुसव्विर आलम, क्या आप क्वेश्चन बहुत अच्छा देखता हूँ क्वेश्चन क्या आप कर रहे हैं। अगर किसका, किसी का कैसा क्वेश्चन है मुसव्विर आपका? ये जानते हैं क्या है इनका कहना है, मैं बोल देता हूँ सबसे। इनका क्वेश्चन मुसव्विर का कि सर अगर किसी का रेप कोई कर दे तो उसे छोड़ा जा सकता है, किसी आर्टिकल में है ये? किसी भी कंडीशन में नहीं। ये एक कुकर्म ही नहीं है बल्कि ये राक्षसी कर्म है, मतलब वो इंसान ही नहीं है। देखिए कानून कायदा इंसान के लिए बनता है, समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सारी चीजें, सारे कायदे, सारे नियम, सारे विनियम, सारे कानून, ये सब किसके लिए हैं? मानव के लिए है, इंसान के लिए है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके के कर्म करता है, किसी को मार दे, रेप वगैरह करता है, तो वो मानव का तो काम नहीं हो सकता, ये राक्षसी काम है। कोई धारा नहीं है। बबली जी क्या बता रहे? धारा 55। हाँ, मृत्युदंड है इस पर। यस कुमार गौतम जी, मृत्युदंड। ठीक है, तो अगर ऐसा गलती से विचार भी आए तो आप समझ लीजिएगा कि आपने मानवता को तार तार करने के बारे में सोचा है। आप लोग मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो ऐसा अगर कोई करता भी है, कहता भी है, सोचता भी है, तो तुरंत उसको आप स्वयं सजा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब एकदम फास्ट ट्रैक में चलता है। और अब वो भी कोर्ट का मामला नहीं हो पाया। हैदराबाद केस आपने देखा डॉक्टर के साथ जो हुआ है, गए थे उसको रिक्रिएट करने सीन को, वहीं ठोक दिया पुलिस ने। कोई पुलिस सस्पेंड हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उनको सीधा ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मत ठोकिए, कानून ठोकेगा। किसका सवाल था ये? समझ में आया? हैंग टिल डेथ। यस आनंद, जब तक मर न जाए तब तक उसको टांगे रहिए। बिल्किस बानो का, बिल्किस बानो केस बहुत ही पेचीदा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया बिल्किस बानो केस में। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप इसको धार्मिक और मत मुड़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी मानव हो, मैंने ये थोड़ी कहा हो हिंदू हो, धर्म हो, फलाना, मानव हो। धर्म की तो बात ही नहीं, धर्म तो मानवों के लिए, इंसानों के लिए है। धर्म क्या है? धर्म इंसानियत की बात करता है, वो इंसानों के लिए होता। क्लियर? चलिए, तो हो गया। हाँ, अल्पसंख्यक पूछा कैसे बनेगा। अल्पसंख्यक का निर्धारण केंद्र भी करता है, राज्य भी करता है। अल्पसंख्यक का मतलब समझिए जैसे कोई कम्युनिटी है, अब ये आपका गांव है, बहुत सारे इसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब क्या हुआ कि एकाध दो लोग या एकाध दो परिवार ऐसे हैं जो बेचारे अलग, जिनका कल्चर है पूरा, या इनकी भाषा अलग है, ठीक है, या इनका धर्म अलग है, तो ये आपके क्षेत्र में अल्पसंख्यक कहलाएंगे, आपके क्षेत्र में अल्पसंख्यक कहलाएंगे। क्लियर? चलिए, हो गया। सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट, अब आते हैं आर्टिकल 30 पे। अनुच्छेद 30 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 30 कहता है राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लिखिए जल्दी, फटाफट लिखिए। लिखिए लिखिए लिखिए। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए, शिक्षण या शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा उसका प्रबंधन करने का
उसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नोट करिए, यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, प्रशासित कर सकते हैं, उसको, ये उनका अधिकार है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजियस बेसिस पर, रिलीजियस ग्राउंड पर क्या है, माइनॉरिटी है, वो अपने लिए क्या चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं वो। अब मदरसा को कैसे चलाना है, कौन पढ़ाएगा, ये वो खुद डिसाइड करेंगे, उनका अधिकार है। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए थोड़ा। क्लियर हो गया, डन। चलिए, अब एक नया प्रकार है, छठा प्रकार है जो फंडामेंटल राइट का, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और इसी को भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा बोला, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर। देखिए, संविधान की आत्मा कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को क्या बोला, तो संविधान की आत्मा बोला। पिछला का छूट गया तो क्या किया जाए रविंद्र, आप बताएं। अरे है रिकॉर्डेड फॉर्म में, जाके देखिए ना उसको। क्या जी, जाके उसको देखिए, रिकॉर्डेड तो क्लास है ही ना। डन, ओके। अब होता क्या है, इसमें लिखे राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग 5 रिट्स, 5, इसमें देखिए 5 रिटों के माध्यम से 5 रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का, गौतम क्या पूछ रहे हैं, कुमार गौरव, कितना चैप्टर हो गया है, बहुत चैप्टर हो गया है। आज आपकी क्लास 10वीं क्लास है आई थिंक ना, हाँ यस 10वीं क्लास, देख लीजिए रिकॉर्डेड में पढ़ा है, स्टडी प्लान भी है तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। क्या कह रहा था मैं, यस, आर्टिकल 32 के द्वारा अगर मान लीजिए आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, उसे उपचार प्रदान करेगा। कैसे उपचार प्रदान करेगा, 5 रिटों को जारी करते हुए, ठीक है ना, 5 रिटों को जारी करते हुए, जैसे लिख लीजिएगा यहां पर, जैसे अनुच्छेद 32, पांच रिटों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है या संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, अच्छा, इसीलिए देखिए, इसीलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
अब ये 5 रिटें कौन कौन सी हैं? अब थोड़ा सा यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 226 के द्वारा, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट, HC फॉर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों तथा अन्य अधिकारों के संदर्भ में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, रिटें जारी करता है। अब ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन से देख लीजिए। नहीं अनु मौर्य जी, आपका भी मैं देख रहा हूं। अच्छा, हॉटस्पॉट से कनेक्ट, बहुत बढ़िया बबली। हो गया। डन है। अब ये देखिए, जो 5 प्रकार, आर्टिकल 31 हट गया है भाई, संपत्ति का अधिकार नहीं लिखवाया था, हट गया है। संपत्ति का अधिकार अब हट गया है ना, उसी में पड़े रहते हैं ये लोग। देखिए, संपत्ति का अधिकार भी ढूंढ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए, जो 5 प्रकार के रिट्स हैं उनको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला है हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नोट करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए, फिर उसको हिंदी में लिखवा देता हूं। मैंडमस, परमादेश, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्सियोररी, उत्प्रेषण। HC मतलब हाई कोर्ट प्रियंका, HC मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट नहीं पता क्या है? शशि, ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि SC और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वायलेशन करे। नहीं, ऐसा नहीं। तैतीस, 34, 35 में कुछ नहीं है, मार्शल लॉ वगैरह के बारे में है वो बातें कि इसके तिवारी जी। हो गया। चलिए, मैंडमस, परमादेश, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सर्सियोररी, उत्प्रेषण। यहां लिख देता हूं, उत्प्रेषण ऐसे लिखेंगे, उत्प्रेषण। सर्सियोररी लिख लीजिए। इसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है, पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है, पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई। अब मैं समझा देता हूं एक करके। हैबियस कार्पस क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, हिंदी ही तो लिख रहा हूं और क्या इसमें। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में, किसी ने भी हिरासत में ले लिया है गैर कानूनी ढंग से, तो क्या होगा? तुरंत आप भागिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भागिए। तो वो हैबियस कार्पस नाम से एक रिट जारी करते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया है उसको तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, तुरंत पे। तो डायरेक्ट रिलीज ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली, जिसको डिटेन किया गया है अनलॉफुली, है ना, अवैध तरीके से, तो उसको तुरंत छोड़िए आप। ठीक है। 5 में लिखा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण लिखा, उत्प्रेषण। 5 नंबर क्या लिखे? उत्प्रेषण लिखा हूं, उत्प्रेषण। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में अधिकार परीक्षा, हैबियस कार्प। ये आप लोग ऐसे ही पूछते रहेंगे, आप लोग परेशान खूब करने लगे भाई। खूब अच्छे से मना लिए क्या आप लोग न्यू ईयर को? बंदी प्रत्यक्षीकरण,
हैबियस कार्पस, मैंडमस परमादेश, क्वो वारंटो अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, पांचवा सर्स्योररी उत्प्रेषण, इसे ही पोस्टमार्टम बोला जाता है। बीपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था, 64वीं या 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था पोस्टमार्टम। क्लियर? यही रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों यही रिटें जारी करते हैं। हाई कोर्ट भी जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वॉलेशन पर जारी करता है, हाई कोर्ट न केवल फंडामेंटल राइट बल्कि अदर राइट्स पर भी, जैसे लीगल राइट्स वगैरह पर भी रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट के ज्यादा पावर है। ठीक है, लिख लीजिए यहीं पर नोट, रिट जारी करने के मामले में, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों पर जारी करता है, केवल एफआर फंडामेंटल राइट में ही जारी करता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स, अन्य अधिकारों पर भी जारी करता है। इसलिए इसके पास ज्यादा पावर है, इसलिए इसके पास ज्यादा पावर है। संविधान गठन हो चुका है, कितनी बार गठन करवाइएगा संविधान का। संविधान के अंदर के बारे में बातचीत हो रही है, भाग 3 चल रहा है, तो आप अभी संविधान गठन करवा रहे हैं। हो गया डन? बड़ा जो है सफोकेशन हो रहा है भाई। एसी बंद हो गया, एकदम सफोकेशन हो रहा है, बहुत भयंकर। चलो हो गया डन। जसवंत कुमार जी को देखिए, कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा है। नेता बनेंगे आप? जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा पूछ नहीं सकते वो? अरे एप्लीकेशन से ही ज्वाइन होगा ना, और कैसे होगा ज्वाइन? डन हो गया डन। तो भैया लोग, आप लोग समय भी डन कर चुके हैं, समय भी आप लोग बढ़ाए, खत्म ही कर दिए एकदम से। तो ये रहा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर हुआ क्लोज। क्या हुआ? क्लोज हो गया। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सब इधर उधर हो गया क्या इसमें? हेडिंग डालिए सभी लोग, फंडामेंटल, अरे सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। हेडिंग डालिए सभी लोग, पढ़ा दूंगा और पढ़ा दूंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 2 पॉइंट रह गया आपका भी। कौन सा पॉइंट रह गया उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं। इसमें रुकिए भाई, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है इसको।
चलिए गया। रिजवाना बेगम थोड़ा पीछे करना है, पीछे कर दिया लीजिए, देख लीजिए, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा, पता नहीं कहाँ नहीं लिखा है आपने। हाँ होगा, एमसीक्यूज होगा, टॉपिक वाइज होगा एमसीक्यूज, पहले पढ़ लीजिए डीपीएसपी तक। डन। डालिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एडॉप्टेड कहां से है, एडॉप्ट किया गया कहां से, या अपनाया गया, या कहां से लिया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फ्लो चार्ट पहले बना के समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें ना, पहले फ्लो चार्ट से आप लोग समझ लीजिए। चलिए, कहां से लिया गया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। किस भाग में है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, बताइए तेजी के साथ, भाग 4 पार्ट 4। किन आर्टिकल्स में, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। आर्टिकल 36 to 51 is about DPSP, Directive Principle of State Policy. Part 4, Article 36 to 51. Clear? चलिए, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका दोस्तों, तो उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अब यहां पर लोक कल्याणकारी क्या मतलब है, लोक कल्याण क्या मतलब है, लोक कल्याण का मतलब होता है दोस्तों अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। लोक कल्याण का मतलब क्या है, अधिकतम कल्याण। डन। चलिए, प्रकृति क्या है इसका, नेचर क्या है, नेचर लिख लीजिए, नेचर इसका क्या है, डीपीएसपी का नेचर है नॉन जस्टिसेबल, गैरवाद योग्य है, गैरवाद योग्य है, यानी न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायपालिका के द्वारा, यानी न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता, न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नोट करिए फटाफट, इसे जुडिशरी के माध्यम से इन्फोर्सेबल नहीं है, क्या ये प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द जुडिशरी। प्रस्तावना हो चुका बिपाशा जी, ठीक है, हो गया, चार्ट से अच्छा समझ में आता है, हाँ ये तो बात है, फ्लो चार्ट होता है भाई। डन, डन हुआ, तो ये आपने देख लिया, प्रकृति देख लिया क्या है। अब ये क्या है क्या ये, तो ये एक सकारात्मक आदेश है, सकारात्मक पॉजिटिव ऑर्डर है, सकारात्मक आदेश है किसके लिए, राज्य के लिए एक सकारात्मक आदेश है, लिख लीजिए,
एक पॉजिटिव ऑर्डर है स्टेट या गवर्नमेंट के लिए, राज्य के लिए क्या है, पॉजिटिव ऑर्डर है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक जितनी बातें लिखी गई हैं, ये कहा जाता है कि भैया सरकार से कि आप जो भी पॉलिसी बनाइए, जो भी स्कीम बनाइए, जो भी लॉ बनाइए, विधि बनाइए, कानून बनाइए, उनको इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाइए। अनुच्छेद 36 से 51 को ध्यान में रखते हुए बनाइए। जब आप इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपने कानून को, नियमों को, नीतियों को बनाएंगे तो उससे एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश होगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, लोगों का कल्याण होगा। और इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल बनाया गया है नेचर में, क्योंकि भाई देश के पास इतना संसाधन नहीं हो सकता ना कि वो इकट्ठे सबको दे दे, समझ रहे हैं? इतना उसके पास संसाधन, अब सोचिए गवर्नमेंट पास इतना पैसा नहीं है कि वो सबको रोजगार दे दे, गवर्नमेंट पास इतना अभी वो नहीं है, वो धीरे धीरे, इसलिए इसको नॉन जस्टिसेबल। अब पता चला जस्टिसेबल बना देता, तब जस्टिसेबल बना दे, सब लोग पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट, सर आर्थिक न्याय की बात की, हमारे पास अर्थ है नहीं, पैसा नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है सर, डीपीएस में लिखा है कि नौकरी देंगे हमको, काम का अधिकार है, राइट टू वर्क। अगर आप डिसेबल हैं, आप वृद्ध हैं, तो आपके शिक्षा का, आपके जो है कि आपके काम का, रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदारी हो गवर्नमेंट की। पता चले काम मांगे, अरे भाई सरकार के पास भी तो होना चाहिए देने के लिए पैसा। पता चले आपको नौकरी दे दिया और सैलरी नहीं दिया, तब आप फिर कपार पे चढ़ जाएंगे, तांडव करेंगे चढ़ के। समझ में आया? है सिंटू कुमार जी, सर आप कभी इधर कभी, हाँ तो इधर उधर जरूरी है, इधर उधर नहीं होगा लाइट बंद हो जाएगी, सेंसर लगा हुआ है मूवमेंट नहीं होगा तो लाइट बंद, ठीक ना? हाँ अच्छा, तो ऐसे यही चाहते हो, है तो आकाश सर ऐसा ही होता, अभी बताते हैं ऐसा होता तो। खैर, तो ये जो है आपका यहाँ तक हो चुका है। अब हम जो है क्या करेंगे ना, कल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी खत्म करेंगे, कल डीपीएसपी आपका एंड, इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, है ना, तो चीजें जो है सही हो जाएंगी। अब मैं पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ, पीडीएफ आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे कि जो भी बात छूटी उटी हो उसको आप लोग क्या कर लें, तो डाउनलोड कर लें, उसको लिख लें। बताइए आपका क्वेश्चन है संदीप जी, बताएं क्या क्वेश्चन है, बताएं क्वेश्चन बताएं। मनीष सर क्लास स्टार्ट हो गया है, अभी कैसे स्टार्ट हो गया है? ठीक ठाक समझ में आया? जो बातें हो रही है कि सब उड़ जा रहा है ऊपर से, ऊपर से उड़ने मत दीजिएगा, आ रहा है सब समझ में ना? नहीं आ रहा तो बताइएगा। बहुत अच्छा समझ में आया, अच्छा बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा जी, आप तो भाई इंटेलिजेंट आदमी, क्यों नहीं आएगा आपके समझ में? चलिए, तो ये जो है हैंगआउट जो है गया, ये देखिए डाउन, इसको पिन कर दिया, ऊपर देखिए दिख रहा है। अरे भाई 5-7 मिनट होता है, नेक्स्ट क्लास चलेगी, टीचर आएंगे, क्लास लगवाएंगे, इसीलिए तो 10 मिनट पहले छोड़ना होता है। धन्यवाद धन्यवाद, जिनको लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आभार, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रेटिंग जरूर करिएगा, 555 स्टार को बौछार कर दीजिए एकदम, ठीक ना? धन्यवाद। मिलते हैं कल, जबरदस्त सेशन। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू एवरीवन।